अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन किया। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती हैं। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिनमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है, जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं? बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। ये ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे अमाशय, फुफ्फुस, हृदय और किडनी। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती हैं और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती हैं। 7.1 प्राणी ऊतक। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित से 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। 7.1.1 उपकला ऊतक। हम उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है, जो एक ओर तो देह तरल बॉडी फ्लूइड और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है और इस प्रकार देह का आवरण अथवा आस्तर का निर्माण करता है। कोशिकाएं अंतरकोशिकीय आधात्री इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला। सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है तथा यह देह गुहाओं, वाहिनियों और नलिका का अस्तर है। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक स्तरों की बनी होती है और इसका कार्य रक्षात्मक है, जैसे कि हमारी त्वचा। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक 3 प्रकार के हैं: शल्की स्क्वैमस उपकला, घनाकार उपकला तथा स्तंभाकार। चित्र 7.1 देखें। शल्की उपकला ऊतक यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। घनाकार उपकला यह ऊतक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है। यह सामान्यतः वृक्कों के वृक्कों के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य स्त्रवण और अवशोषण है। वृक्क में वृक्कों की समीपस्थ वलयित सूक्ष्म नलिका की उपकला में सूक्ष्मांकुर होते हैं। स्तंभाकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। केंद्रक प्रायः कोशिका के आधारी भाग में होता है। मुक्त सतह पर प्रायः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर अमाशय, आंत्र तथा आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं और यह श्रवण और अवशोषण में सहायक देते हैं। यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षमाभ होते हैं तो इसे पक्षमाभी उपकला कहते हैं। चित्र 7.घ देखें। इनका कार्य कणों अथवा श्लेष्मी को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना है। यह मुख्यतः श्वसनिका तथा डिंब वाहिनी नलिकाओं जैसे खोखले अंगों की भीतरी सतह में पाए जाते हैं। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है। ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिल कहते हैं। चित्र 7.2 देखें। इसे 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कोशिक जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिका, तथा बहुकोशिक जो कोशिकाओं के पुंज का बना होता है, उदाहरण के लिए लाल ग्रंथि। स्रावी कोशिका में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें बहिस्रावी ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि से श्लेष्मा, लार, कर्ण, मोम, तेल, दूध, अमाशय, एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्रावित होते हैं। ये सब वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं। इसके उत्पाद हार्मोन हैं, जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथि स्थित होती है। संयुक्त उपकला
एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों की बनी होती है और इस प्रकार श्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। चित्र 7.3 देखें। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह पर ग्रसनी, लार ग्रंथियों और अग्नाशय की वाहिनियों के भीतरी आस्तर को ढकता है। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती हैं। लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है। ये हैं दृढ़, आसंजी एवं अंतराली संधि। दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। आसंजी संधियों पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। अंतराली संधियों आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। वे ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव को आपस में जोड़कर करती है। 7.1.2 संयोजी ऊतक। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करता है। संयोजी ऊतक को 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। पहला लचीले संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी ऊतक, तीसरा विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए त्वचा ग्रंथि ऊतक, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। चित्र 7.4 देखें। यह प्रायः उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक, जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं। वसा ऊतक दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है, जो मुख्यतया त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते, वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। सघन संयोजी ऊतकों में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती हैं। अभिविन्यास के आधार पर तंतु तथा तंतु कोरक सघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक तथा अनियमित संयोजी ऊतक में विभाजित किया गया है। सघन नियमित ऊतक में तंतु कोरक समानांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। कंडराएं, जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है, तथा स्नायु, जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती है, इसका उदाहरण है। कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है और इसे टूटने से बचाता है। सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीली स्नायु में पाया जाता है। सघन अनियमित ऊतक में तंतु तथा तंतु कोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है। चित्र 7.5 देखें, जिनका अभिविन्यास अलग होता है। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि, अस्थि एवं रक्त विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। उपास्थि का अंतराकोशिक पदार्थ ठोस एवं विशिष्ट अनम्य एवं संपीड़न रोधी होता है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्थि अणु स्वयं द्वारा स्रावित आधात्री में छोटी छोटी गुहाओं में बंद हो जाती हैं। चित्र 7.6 देखें। कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक, बाह्य कान संधियों, मेरुदंड की आसपास की अस्थियों के मध्य तथा पैर और हाथ में पाई जाती हैं। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसका अनम्य आधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। चित्र 7.6 देखें। यह शरीर का मुख्य ऊतक है, जो कि शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा ऊतकों को सहारा एवं सुरक्षा देता है। अस्थि कोशिकाएं आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती हैं। पैर की अस्थि, जैसे आपकी लंबी अस्थि, भार वहन का कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। चित्र 7.6 देखें। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है, जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। इसके बारे में आप विस्तृत रूप से अध्याय 17 और 18 में पढ़ेंगे। 7.1.3 पेशी ऊतक।
पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है जो समानांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है जिसे पेशी तंतु मायोफाइब्रिल कहते हैं। समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं तथा पुनः लंबा होकर अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। पेशी ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार गति करता है तथा विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती है। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहला कंकाली पेशी, दूसरा चिकनी पेशी और तीसरा हृदय पेशी। कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली अस्थि से जुड़ी रहती है। टिपिकल पेशी जैसे बाइसेप्स, दो सिर वाली पेशी में रेखीय कंकाल पेशी तंतु एक समूह में एक साथ समानांतर रूप में पाए जाते हैं। पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। चित्र 7.7 अ देखें। इसके बारे में आप अध्याय 20 में विस्तार से पढ़ेंगे। चिकनी पेशी ऊतक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं तथा इनमें रेखा या धारियां नहीं होती हैं। चित्र 7.7 ब देखें। कोशिका संधियां उन्हें एक साथ बांधे रखती है तथा ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह में रहते हैं। आंतरिक अंगों जैसे रक्त नलिका, अग्नाशय तथा आंत की भित्ति में इस प्रकार का पेशी ऊतक पाया जाता है। चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है क्योंकि इनकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है जैसा कि हम कंकाल पेशियों के बारे में कर सकते हैं। चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से हम संकुचित नहीं कर सकते हैं। हृदय पेशी संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में पाई जाती है। हृदय पेशी की कोशिकाएं कोशिका संधियों द्वारा द्रव्य कला से एकरूप होकर चिपकी रहती हैं। चित्र 7.7 स देखें। संचार संधियों अथवा अंतर्विष्ट डिस्क के कुछ संलग्न बिंदुओं पर कोशिका एक इकाई रूप में संकुचित होती है। जैसे कि जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है तब दूसरी पास की कोशिका भी संकुचन के लिए उद्दीपित होती है। 7.1.4 तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई है। चित्र 7.8 देखें। तंत्रीबद्ध कोशिका बाकी तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती है तथा तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा तथा सुरक्षा देती है। हमारे शरीर में तंत्रीबद्ध कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक का आयतन के अनुसार आधा से ज़्यादा हिस्सा बनाता है। जब एक तंत्रिका कोशिका को उपयुक्त रूप से उद्दीपित किया जाता है या वह स्वयं होती है तो विभिन्न विद्युत परिवर्तन उत्पन्न होता है जो बहुत तेज़ी से कोशिका झिल्ली पर गमन करता है। तंत्रिका कोशिका जब उत्तेजित होती है तब विभव परिवर्तन तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर पर पहुंचता है तथा आसपास की तंत्रिका कोशिका एवं अन्य कोशिकाओं को या तो उद्दीपित करता है अथवा उन्हें उद्दीपित होने से रोकता है। आप इसके बारे में अध्याय 21 में विस्तार से पढ़ेंगे। 7.2 अंग और अंगतंत्र। बहुकोशिकीय प्राणियों में उपयुक्त वर्णित ऊतक संगठित होकर अंग और अंगतंत्र की रचना करते हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं के अधिक दक्षतापूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। उदाहरण के लिए हृदय में चारों तरह के ऊतक होते हैं: उपकला, संयोजी, पेशी तथा तंत्रिकीय ऊतक। ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम यह देखते हैं कि अंग और अंगतंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यह इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसके बारे में आप कक्षा 12 में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको 3 जीवों के विभिन्न विकासीय स्तर के बारे में बताया जा रहा है जिसमें आपको एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के संगठन एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आकारिकी आपको जीवों की बाह्य संरचना या बाह्य दिखने वाले आकार का अध्ययन कराती है। पौधों या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकारिकी शब्द का वस्तुतः मतलब यही है। प्राणियों के संबंध में आकारिकी का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य अंगों का अध्ययन है। प्राणियों में शरीर का पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है। जब आप केंचुए, कॉकरोच, मेंढक के आकारिकी एवं शारीरिक अध्ययन करेंगे तो अकशेरुकी तथा कशेरुकी का क्रमशः प्रतिनिधित्व करते हैं। 7.3 केंचुआ। केंचुआ लाल भूरे रंग के स्थलीय अकशेरुकी प्राणी होते हैं जो कि नम मिट्टी की
ऊपरी सतह में निवास करते हैं। दिन के समय ये जमीन के अंदर स्थित बिलों में रहते हैं, जो कि ये मिट्टी को छेद कर और निगल कर बनाते हैं। बगीचों में ये अपने द्वारा एकत्रित उत्सर्जी मल पदार्थों के बीच ढूंढे जा सकते हैं। इन उत्सर्जी मल पदार्थों को कृमि शिप्ती वोम कास्टिंग कहते हैं। फेरेटिमा व लिम्ब्रिकस सामान्य भारतीय केंचुए हैं। 7.3.1 आकारिकी। इनका शरीर लंबा और लगभग 100 से 120 समान समखंडों में बटा होता है। पृष्ठ तल पर एक गहरी मध्य रेखा दिखाई देती है। अधर तल पर जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह पृष्ठ तल से विभेदित किया जा सकता है। शरीर के अग्रभाग पर मुख एवं पुरोमुख होते हैं। पुरोमुख एक पाली है जो मुख को ढकने वाला एक फाननुमा संरचना है। यह फान मृदा दरारों को खोलकर कृमि को उसमें रेंग कर जाने में मदद करती है। पुरोमुख एक संवेदी संरचना है। शरीर का पहला खंड परितुंड या मुखखंड होता है, जिसमें मुख उपस्थित होता है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है। इन ग्रंथिल ऊतक वाले खंडों को पर्याणिक कहते हैं। इस प्रकार शरीर 3 प्रमुख भागों अग्र पर्याणिक, पर्याणिक और पश्च पर्याणिक खंडों में विभक्त होता है। चित्र 7.9 देखें। 5 से 9 खंडों में अंतरखंडीय खांचों के अधर पार्श्वी भाग में 4 जोड़ी शुक्रग्रहिका रंध्र स्थित होते हैं। एकल मादा जनन छिद्र 14वें खंड की मध्य रेखा अधर रेखा पर स्थित होता है। एक जोड़ा नर जनन छिद्र 18वें खंड के अधर पार्श्व में स्थित होते हैं। बहुत से छोटे छिद्र, जिन्हें वृक्क रंध्र कहते हैं, अधर तल पर लगभग संपूर्ण शरीर पर पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा उत्सर्गिकाएं शरीर के बाहर की ओर खुलती हैं। शरीर के प्रथम, अंतिम एवं पर्याणिक खंडों को छोड़कर समस्त देह खंडों में एस आकार के शूक पाए जाते हैं, जो प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला गर्त में धंसे रहते हैं। शूक छोटी बाल के समान संरचना होती है, जो कि फैल तथा सिकुड़ सकती है तथा गति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा निभाती है। 7.3.2 आंतरिक आकारिकी। केंचुए का शरीर एक पतली अकोशिकीय परत से ढका रहता है, जिसे उपत्वचा कहते हैं। इसके नीचे अधिचर्म 2 पेशीय गोलाकार व लंबवत परतें तथा सबसे अंदर की ओर देहगुहीय उपकला पाई जाती है। अधिचर्म स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की एक स्तर की बनी हुई होती है, जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं जैसे स्रावी ग्रंथि कोशिकाएं भी सम्मिलित हैं। आहारनाल शरीर के प्रथम से अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नली के रूप में उपस्थित होती है। चित्र 7.10 देखें। प्रथम खंड पर उपस्थित मुख प्रथम से तृतीय खंड में फैली मुख गुहा में खुलता है, जो ग्रसनी की ओर अग्रसर होती है और चौथे खंड में खुलती है। ग्रसनी एक छोटी संकरी नलिका में खुलती है, जिसे ग्रसिका कहते हैं। यह 5वें से 7वें खंड तक पाई जाती है तथा एक पेशीय पेषणी 8वें और 9वें खंड तक चलती है। यह सड़ी पत्तियों और मिट्टी आदि के कणों को पीसने में मदद करती है। अमाशय 9 से 14 खंड तक स्थित होता है। केंचुए का भोजन सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अमाशय में स्थित कैल्सिफेरम ग्रंथियां ह्यूमस में उपस्थित ह्यूमिक अम्लों को उदासीन बना देती हैं। आंत्र 15वें खंड से प्रारंभ होकर अंतिम खंड तक एक लंबवित नलिका के रूप में मिलती है। 26वें खंड में आंत्र से एक जोड़ी छोटी और शंक्वाकार आंतरिक अंधनाल निकलती है। आंत्र का एक विशिष्ट गुण जो 26 खंडों से प्रारंभ होता है तथा अंतिम 23 से 25 खंडों को छोड़कर आंत्र की पृष्ठ सतह में आंतरिक वलन भित्तिभंज का पाया जाता है, जिसे आंत्र वलन कहते हैं। यह वलन आंत्र में अवशोषण के प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि कर देता है। आहार नाल शरीर के अंतिम खंड पर एक छोटे छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे गुदा कहते हैं। केंचुआ कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मृदा को भोजन के रूप में निगलता है। आहार नाल से गुजरते समय पाचक रस एंजाइमों का स्राव होता है, जो कि पदार्थों के साथ घुल मिल जाता है। ये एंजाइम जटिल भोज्य कणों को सूक्ष्म अवशोषण योग्य कणों में बदल देते हैं। ये सरल अणु आहार नाल झिल्ली द्वारा अवशोषित करके उपयोग में लाए जाते हैं। फेरेटिमा यानी केंचुआ का रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, जिसमें रुधिर वाहिकाएं, केशिकाएं, हृदय होता है। चित्र 7.11 देखें। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र के कारण रुधिर का हृदय तथा रक्त वाहिनियों तक ही सीमित रहता है। संकुचन रक्त परिसंचरण को एक दिशा में रखता है। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं रक्त को आहार नाल, तंत्रिका रज्जु, शरीर भित्ति तक पहुंचाती हैं। रुधिर ग्रंथियां चौथे, 5वें और 6ठे देह खंड पर पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती हैं। इनकी प्रकृति भक्ष्य काण्विक होती है। केंचुए में विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होता। श्वसन
विनिमय शरीर की आर्द्र सतह से उनकी रुधिर धारा में संपन्न होता है। उत्सर्जी अंग जो खंडों में व्यवस्थित और वलित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें नेफ्रिडिया कहते हैं। ये वृक्कक 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पटीय वृक्कक 15वें खंड से अंतिम खंड के दोनों ओर अंतिम खंडीय पटों पर पाए जाते हैं तथा ये आंत्र में खुलते हैं। दूसरा, अध्यावरणीय वृक्कक जो शरीर की देह भित्ति के आंतरिक अस्तर पर तीसरे खंड से अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं तथा शरीर की सतह पर खुलते हैं। तीसरा, कृष्णीय वृक्कक चौथे, पाँचवें एवं छठे खंड में 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। चित्र 7.12 देखें। ये विभिन्न प्रकार के वृक्कक संरचना में मूलतः समान होते हैं। वृक्कक शरीर तरल के आयतन एवं संगठन का नियमन करते हैं। वृक्कक कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है जो गुहीय कक्ष से अतिरिक्त द्रव को संचित करता है। कीप वृक्कक के नलिकीय भाग से जुड़ा रहता है जो उत्सर्जी पदार्थों को छिद्र द्वारा शरीर से एकत्र कर आहार नाल में बाहर डालता है। तंत्रिका तंत्र मूलतः खंडीय गुच्छिकाओं गैंग्लिया के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर गुच्छिका का निर्माण करती हैं। अग्र सिरे पर तीसरे व चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु 2 सिरों में विभक्त होकर पार्श्वतः ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिष्क गुच्छिका से मिलती है। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाता है। तंत्रिका वलय प्रमस्तिष्क गुच्छिका के समान मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है। प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय की अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी आवेगों और पेशीय अनुक्रियाओं को समाकलित करती हैं। संवेदी तंत्र में आँखों का अभाव होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग विकसित होते हैं जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तथा पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर लेते हैं। केंचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग स्वादग्राही होते हैं जो कि रासायनिक उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। ये संवेदी अंग कृमि के अग्रभाग में पाए जाते हैं। केंचुए उभयलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही प्राणी में वृषण नर में एवं अंडाशय मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं। इनमें 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण होते हैं। चित्र 7.13 देखें। इनकी शुक्र वाहिकाएँ 18वें खंड तक जाती है जहाँ ये प्रोस्टेट वाहिनी से जुड़ जाती हैं। 2 जोड़ी सहायक अतिरिक्त ग्रंथियाँ 17वें तथा 19वें खंड में पाई जाती हैं। संयुक्त प्रोस्टेट और शुक्राणु वाहिनी 18वें खंड के अधर पार्श्व में एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती हैं। साथ ही 6ठे से 9वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक छोटे थैलेनुमा संरचनाएँ 4 जोड़े शुक्राणु धानियाँ पाई जाती हैं। यह मैथुन के दौरान शुक्राणुओं को प्राप्त कर संग्रहित करती हैं। एक जोड़ी अंडाशय 12वें और 13वें खंड के आंतरखंडीय पट पर स्थित होते हैं। अंडाशय के नीचे अंडवाहिनी मुखिका पाई जाती है जो अंडवाहिनी तक होती है। ये आपस में जुड़कर 14वें खंड के अधर तल पर मात्र एक मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। शुक्राणुओं के आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया मैथुन के द्वारा होती है। जब एक कृमि दूसरे कृमि को पाता है तब उनके जनक द्वारा एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं तो वे अपने शुक्राणुओं से भरे थैलों को, जिन्हें शुक्राणुधर कहते हैं, बदल लेते हैं। पर्याणिका की ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न कोकुनों में परिपक्व शुक्राणु व अंड कोशिकाओं तथा तरल जमा किया जाता है। निषेचन एवं परिवर्धन कोकून के अंदर होता है जिसे कृमि मृदा में छोड़ देता है। अंड व शुक्राणु कोशिकाओं का कोकून के अंदर ही निषेचन हो जाता है। कृमि इन्हें अपने शरीर से अलग कर देता है, वो मृदा के ऊपर या अंदर छोड़ देता है। कृमि भ्रूण कोकून में रहते हैं। लगभग 3 सप्ताह के बाद लगभग 4 की औसत से कोकून 2 से 20 शिशु कृमि का निर्माण करता है। कृमि में परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, अर्थात लार्वा अवस्था नहीं होती है। केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। यह मिट्टी में छोटे छोटे बिल बनाता है जिससे मिट्टी छिद्रित हो जाती है और बढ़ते पौधों की जड़ों के लिए वायु की उपलब्धता और उनका नीचे की ओर बढ़ना सुगम हो जाता है। इस प्रकार केंचुआ द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने की विधि या मिट्टी की उर्वर शक्ति बढ़ाने की विधि को कृमि कंपोस्ट खाद निर्माण कहते हैं। केंचुए मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। 7.4 कॉकरोच तिलचट्टा। कॉकरोच चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी हैं जिन्हें की संघ फाइलम आर्थ्रोपोडा की वर्ग इंसेक्टा में सम्मिलित किया गया है। उष्णकटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल तथा हरे रंग के कॉकरोच अक्सर दिखाई दे जाते हैं। इनका आकार 1/4 से 3 इंच
यानी 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर के बीच होता है। इनमें लंबी श्रृंगिका, पैर तथा ऊपरी शरीर भित्ति से चपटी वृद्धि होती है जो कि सिर को ढके रहती है। समस्त संसार में ये रात्रिचर सर्वभक्षी प्राणी है तथा नम जगह पर मिलते हैं। ये मनुष्यों के घर में रहकर गंभीर पीड़क एवं अनेक प्रकार के रोगों के वाहक है। 7.4.1 बाह्य आकारिकी। सामान्य वयस्क कॉकरोच जाति पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का 34 से 53 मिलीमीटर लंबा तथा पंखों वाला होता है। पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़े होते हैं। कॉकरोच का शरीर मुख्य रूप से खंडों में बटा होता है तथा इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, सिर, वक्ष तथा उदर। चित्र 7.14 देखें। इसका पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल भूरे रंग का बना होता है। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती है जिन्हें कटक कहते हैं। ये खंड आपस में एक पतली व लचीली झिल्ली से जुड़े होते हैं जिसे संधिकारी झिल्ली या संधि झिल्ली कहते हैं। शरीर के अग्रभाग में स्थित सिर त्रिकोणीय होता है। शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। यह 6 खंडों के मिलने से बनता है तथा अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम सकता है। सिर संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट से धागे जैसी एक जोड़ी श्रृंगिका निकलती है। श्रृंगिका में संवेदीग्राही उपस्थित होते हैं जो वातावरणीय दशाओं को मापने का काम करते हैं। सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं जिनसे काटने व चबाने वाला मुखांग बनते हैं। मुखांग में एक जोड़ी ऊर्ध्वष्ट ऊपरी जबड़ा, एक जोड़ी चिबुकास्थि, एक जोड़ी जंबिका, एक अधारोष्ट होता है। एक मध्य लचीली पाली जिसे अधोग्रसनी कहते हैं जीवा का कार्य करती है जो कि मुखांगों से घिरी रहती है, गिरी गुहा में उपस्थित होती है। चित्र 7.15 देखें। वक्ष मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष व पश्चवक्ष। सिर वक्ष से अग्रवक्ष एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा रहता है जिसे गर्दन कहते हैं। प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांगें पाई जाती है, कक्षांग, शिखर, उर्विका, अर्धजंगिका व गुल्फ। पंखों का प्रथम जोड़ा मध्य वक्ष से निकलता है तथा दूसरा पश्चवक्ष से। अग्रपक्ष जिन्हें प्रवार अक्षत कहते हैं अपारदर्शी गहरे रंग के होते हैं तथा विश्राम अवस्था में पश्चवक्ष पंखों से ढके रहते हैं। पश्च पंख पारदर्शी झिल्ली नुमा होते हैं तथा यह उड़ने में मदद करते हैं। नर व मादा दोनों में उदर 10 खंडीय होता है। 7वां अधरक नौकाकार होता है तथा 8वां व 9वां अधरक के साथ मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननिक कोष्ठ बनाता है जिसके अग्रभाग में मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र व संपार्श्विक ग्रंथियां होती हैं। नर में केवल 8वां पृष्ठकी 7वें खंड द्वारा ढका रहता है। नर मादा दोनों में 10वें खंड पर एक जोड़ी संधि युक्त तंतुमय गुदीय लूम होते हैं। इन लूमों के नीचे की ओर नर के 9वें खंड में एक जोड़ी छोटे व धागे के समान गुदा शुक होते हैं। मादा में शुक अनुपस्थित होते हैं। 7.4.2 आंतरिक आकारिकी। देह गुहा में स्थित आहार नाल 3 भागों अग्रांत, मध्यांत्र एवं पश्चांत्र में बटी होती है। चित्र 7.16 देखें। मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है जिससे एक सीधी और सक्रिय नली ग्रसिका निकलती है। ग्रसिका एक पतले भित्ति वाले कोश से खुलती है जिसे अन्नपुट कहते हैं, जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। इसके पीछे ग्रंथिल जठर अथवा पेशणी होती है। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है तथा स्तर की उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती है। ये दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होते हैं। पूरा अग्रांत अंदर से उपत्वचा से आस्तरित रहता है। मध्यांत्र एक संकरी एवं समान व्यास की नलिका होती है जिसमें उपत्वचा का अस्तर नहीं होता है। अग्रांत व मध्यांत्र के संधि स्थल पर अंगुली के समान 6 से 8 अंध नलिकाकार लगी रहती है जिनके सिरे बंद रहते हैं। इनको यकृतीय या जठरीय अंधनाल कहते हैं। ये पाचक रस बनाती है। मध्यांत्र और पश्चांत्र के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं जिन्हें मेल्पी की नलिकाएं कहते हैं। ये हिमोलिम्फ से उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती हैं। पश्चांत्र मध्यांत्र से थोड़ा चौड़ा होता है तथा शुद्धांत्र बृहदांत्र में मूत्राशय में विभक्त रहता है। मलाशय बाहर की ओर गुदा द्वारा खुलता है। तिल चट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। चित्र 7.17 देखें। इसकी रुधिर वाहिनियाँ अल्प विकसित होती है और रुधिर गुहा में खुलती है तथा उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं जिसे रुधिर लसिका कहते हैं। रुधिर लसिका हिमोलिम्फ यानी रंगहीन प्लाज्मा व रुधिराणुओं से बना होता है। कॉकरोच का हृदय एक लंबी पेशीय नली होती है जो रुधिर गुहा में वक्ष और अधर की मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित है। हृदय कीपाकार कोष्ठकों में विभाजित होता है और दोनों तरफ आस्त होते हैं।
श्वसन तंत्र शाखित श्वास नलों के जाल का बना होता है। श्वास नाल श्वास छिद्रों द्वारा खुलती है। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करती है जो कि शरीर की पार्श्व सतह पर व्यवस्थित होते हैं। श्वास नाल पुनः विभाजित होकर श्वसन नलिकाएं बनाती है। यह हवा को श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है। श्वास नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। तिलचट्टे में उत्सर्जन मेलपिगी नलिकाओं के द्वारा होता है। प्रत्येक नलिका ग्रंथिल एवं रोम युक्त उपकला द्वारा आस्तरित रहती है। यह नाइट्रोजन ही अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है। यूरिक अम्ल पश्चांतर द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, अतः यह कीट यूरिकाम्ल उत्सर्गी कहलाता है। इनके साथ साथ वसा पिंड, वक्राणु, उपत्वचा और यूरकोस ग्रंथियां भी उत्सर्जन में सहायक होती हैं। तिलचट्टा में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडी व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है जो अधर तल पर युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजक से जुड़ी रहती है। 3 गुच्छिकाएं वक्ष में और 6 उदर में स्थित होती हैं। कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रहता है जबकि बाकी भाग शरीर के दूसरे भागों के अधर तल में उपस्थित रहता है। अब तक आप यह जान चुके होंगे कि कॉकरोच का सिर काटने के बाद भी 1 सप्ताह तक जीवित क्यों रहता है। सिर में मस्तिष्क अधिग्रसिका गुच्छिकाओं द्वारा निरूपित किया जाता है जो कि श्रृंगिकाओं एवं संयुक्त नेत्र को तंत्रिका भेजता है। तिलचट्टे में संविंदन अंग, श्रृंगिका, आंख, मैक्सिलरी स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक तथा गुदा रोमक इत्यादि होते हैं। श्रृंगिका स्पर्शक और रोम स्पर्शक संवेदी होते हैं। सिर के पृष्ठ सतह पर 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 षटकोणीय नेत्रांशक होते हैं। कई नेत्रांशकों की मदद से तिलचट्टा एक ही वस्तु की कई प्रतिछायाएं देख सकता है। इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ेक दृष्टि कहते हैं, जिसकी सुग्रहिता अधिक परंतु विभेदन कम होता है। यह सामान्यतः रात के समय होती है, अतः इसे रात्रि दृष्टि कहा जाता है। तिलचट्टा द्विलिंगी होता है तथा दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जनन होते हैं। चित्र 7.18 देखें। नर जननांग एक जोड़ी वृषण के रूप में विद्यमान होते हैं जो चौथे से छठे उदरीय खंड के पार्श्व स्थित होते हैं। प्रत्येक वृषण से एक पतली नलिका जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं शुक्राशय से होते हुए स्थलनीय वाहिनिका में खुलती है। ये स्थलनीय वाहिनी नर जनन छिद्र में खुलती है जो गुदा के अधर में होता है। एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि उदर के छठे एवं 7वें खंड में होती है जो सहायक जनन ग्रंथि का कार्य करती है। बाह्य जननेंद्रिय नर गोनोफोसिस अथवा शीशन खंड के रूप में होती है। जनन रंध्र के चारों ओर काइटिनी असममितीय संरचना है। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित रहते हैं और पुंज के रूप में आपस में चिपके रहते हैं। इन पुंजों को शुक्राणुधर कहते हैं। मैथुन के समय ये विसर्जित कर दिए जाते हैं। मादा जनन तंत्र में 2 बृहद प्रकार के अंडाशय होते हैं जो उदर के 2 से छठे खंड के पार्श्व में स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय 8 अंडाशय नलिका अथवा अंडाशयों का बना होता है जिसमें परिवर्धित हो रहे अंडों की एक श्रृंखला होती है। दोनों तरफ के अंडाशयों की अंडवाहिनियां मिलकर एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती हैं जिसे योनि कहते हैं जो जनन कोष्ठ में खुलती है। छठे खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानी होती है जो जनन कक्ष में खुलती है। शुक्राणु शुक्राणुधर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इनके निषेचित अंडे एक संपुट में संकोचित होते हैं जिसे अंड कवच कहते हैं। अंड कवच गहरे लाल रंग से काले भूरे रंग का 3/8 इंच या 8 मिलीमीटर लंबा संपुट कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल दरारों एवं आर्द्रता युक्त तथा भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं। औसतन एक मादा 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न करती है और प्रत्येक में 14 से 16 अंडे होते हैं। पी अमेरिकाना का परिवर्धन में पोरोमोटाबोलस प्रकार का होता है, अर्थात इनके परिवर्धन में निम्स अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है। अर्भक वयस्क के समान दिखते हैं। अर्भक में वृद्धि कायांतरण के द्वारा होती है तथा लगभग 13 निर्मोचन के बाद यह वयस्क में बदल जाता है। अंतिम अर्भक अवस्था या निम्स अवस्था से पहले अवस्था में पक्ष तल्प पाए जाते हैं। तिलचट्टों की बहुत सी जंगली जातियां पाई जाती है तथा इनका कोई आर्थिक महत्व ज्ञात नहीं है। कुछ जातियां मनुष्य के वास स्थानों में अथवा उनके आसपास फलती फूलती होती हैं। ये पीड़क के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं तथा अपने दुर्गंधयुक्त उत्सर्ग द्वारा संदूषित कर देते हैं। भोज्य पदार्थों को संदूषित कर अनेक जीवाश्मी बीमारियों को फैलाते हैं। 7.5 मेंढक। मेंढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। भारत में पाई जाने वाली मेंढक की सामान्य जाति राना टिग्रिना है। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियत तापी कहते हैं। मेंढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा।
जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसे छद्मावरण कहा जाता है। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण या मिमिक्री कहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मेंढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते। इस अंतराल में सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। 7.1 बाह्य आकारिकी। क्या आपने कभी मेंढक की त्वचा को छुआ है? मेंढक की त्वचा म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलन होती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेंढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। मेंढक कभी पानी नहीं पीता, बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। मेंढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित रहता है। चित्र 7.19 देखें। पूंछ व गर्दन का अभाव होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुलते हैं। आंखें बाहर की ओर निकली व निमेषक पटल से ढकी होती है, ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। आंखों के दोनों ओर टिम्पेनम या कर्णपट उपस्थित होते हैं, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अग्र व पश्चपाद चलने फिरने, टहलने व गड्ढा बनाने का काम करते हैं। अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं, जबकि पश्चपाद में 5 उंगलियां होती हैं तथा पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त अंगुली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेंढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर मेंढक में आवाज उत्पन्न करने वाले वोक कोश के साथ साथ अग्रपाद की पहली उंगली में मैथुनांग होते हैं। ये अंग मादा मेंढक में नहीं मिलते हैं। 7.5.2 आंतरिक आकारिकी। मेंढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह परिवर्तित संरचनाओं एवं कार्यों युक्त होते हैं। मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। चित्र 7.20 देखें। मेंढक मांसाहारी है, अतः इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। इसका मुख गुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी में होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे चलकर आंत्र, मलाशय और अंत में अवस्कर द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुंह मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुला है, जो ग्रसिका तक जाती है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है, जो अग्नाशयी रस स्रावित करता है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। मेंढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है, जो भोजन जो अमाशय से ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। पित्त रस वसा तथा अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित होते हैं। अपाचित भोजन अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मेंढक जल व थल दोनों स्थानों पर 2 विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख गुहा और फेफड़ों वायवीय श्वसन का कार्य अंगों का कार्य करते हैं। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फी श्वसन। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैली नुमा संरचनाएं होती हैं, जो देह गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती हैं। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेंढक त्वचा से श्वसन करते हैं। मेंढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है, जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना, जिसे शिरकोट यानी साइनस वेनोसस कहते हैं, हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के रूप ऊपर एक थैलानुमा संरचना धमनी शंकु होता है, जिसमें निलय खुलता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। इसे धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती है। यह शिरा तंत्र कहलाता है। मेंढक के विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती है। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र एवं वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। रक्त कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट हैं।
लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लसिका रुधिर में भिन्न होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैस व जल को नियत स्थानों तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेंढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, अवस्कर तथा मूत्राशय होते हैं। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा में तथा थोड़ा सा पीछे की ओर केशेरुक दंड से दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों, मूत्रजन नलिकाओं या वृक्काओं का बना होता है। नर मेंढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्रजनन नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है। मादा मेंढक में मूत्रवाहिनी एवं अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है, जो कि अवस्कर में खुलता है। मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं, जहां पर ये अलग कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेंढक में पूर्ण विकसित होता है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेंढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष, अक्टू यानी थायरॉइड, परावुट यानी पैराथायरॉइड, थाइमस, पीनियल काय, अग्नाशय द्वीपकाय, अधिवृक्क यानी एड्रेनल और गोनाड। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, कपाली व मेरु तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र का बना होता है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क में ग्रहण पालियां, जुड़वां, युग्मित प्रमस्तिष्क, गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दृक पालियों का बना होता है। पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क एवं मेडुला ओब्लोंगेटा का बना होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। मेंढक में भिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग, स्वाद अंग, गंध, दृष्टि व श्रवण आदि। इन सब में आँखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे से होते हैं। मेंढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं। ये साधारण नेत्र होते हैं। मेंढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, केवल कर्णपट की बाहर से दिखाई देते हैं। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का काम भी करता है। मेंढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं, जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेजोक्रीरियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। चित्र 7.21 देखें। शुक्रवाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती हैं, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में धंस जाती हैं। वृक्क में ये विडर नाल में खुलती हैं, जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती हैं। अब मूत्रवाहिनी मूत्रजनन वाहिनी कहलाती है, जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलती हैं। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है, जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। चित्र 7.22 देखें। लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती हैं। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है। लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। यह कीटों को खाता है और इस तरह फसलों की रक्षा करता है। मेंढक वातावरण अनुसंतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सारांश। कोशिका ऊतक अंग और अंग तंत्र कार्य को इस प्रकार विभक्त कर लेते हैं कि शरीर का बना रहना सुनिश्चित रहे, और इस तरह वे श्रम विभाजन प्रदर्शित करते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अंतर कोशिकीय पदार्थों से बना होता है तथा एक या अधिक कार्य करता है, ऊतक कहलाता है। उपकला शरीर के चादर जैसे ऊतक होते हैं। बाह्य सतह और गुहिकाओं, वाहिनियों, नलिकाओं का अस्तर है।
उपकलाओं की एक मुक्त सतह होती है जिसके एक तरफ शरीर तथा दूसरी तरफ बाह्य वातावरण होता है। इनकी कोशिकाएं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से संधियों से जुड़ी रहती हैं। विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक एक साथ मिलकर शरीर के अन्य ऊतकों को आलंब शक्ति, सुरक्षा और रोदन प्रदान करते हैं। कोमल संयोजी ऊतक आधारीय पदार्थ में प्रोटीन, रेशों तथा कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उपास्थि, अस्थि, रक्त तथा वसामय ऊतक एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। उपास्थि एवं अस्थि दोनों एक तरह के संरचनात्मक पदार्थ होते हैं। रुधिर एक तरल ऊतक है जिसका कार्य परिवहन है। वसामय ऊतक ऊर्जा को संचित करने का काम करता है। पेशी ऊतक जो किसी उद्दीपन पर अनुक्रिया के फलस्वरूप संकुचित होता है और शरीर व शरीर के भाग को गतिशील बनाता है। कंकाल पेशी वह पेशी ऊतक है जो अस्थियों से जुड़ी रहती है। चिकनी पेशी आंतरिक अंगों का एक घटक है। हृदय पेशी हृदय की संकुचनशील भित्तियों का निर्माण करती है। संयोजी ऊतक में सभी तीनों तरह के ऊतक होते हैं। तंत्रीय तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं की अनुक्रिया पर नियंत्रण रखता है। तंत्रिका ऊतक की एक इकाई न्यूरॉन अथवा तंत्री कोशिका है। केंचुआ, कॉकरोच व मेंढक एक विशेष प्रकार की शरीर रचना को प्रदर्शित करते हैं। फेरेटिमा, फौस्तुमा यानी केंचुआ का शरीर उपचर्म से ढका रहता है। शरीर के सभी खंड 14, 15 व 16 को छोड़कर एक जैसे होते हैं। 14, 15 व 16 खंड मोटे गहरे ग्रंथिल होते हैं व क्लाइटेलम का निर्माण करते हैं। शरीर के प्रत्येक खंड में एक एस आकार का काइटिन युक्त शूल का वलय होता है। यह चलन में सहायता करता है। अधरीय भाग के 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8 तथा 8 और 9 खंडों के बीच स्थित खांचों में शुक्रवाहिका द्वारा होते हैं। मादा जनन छिद्र 14वें खंड तथा नर जनन छिद्र 18वें खंड में होता है। आहार नाल एक पतली नलिका होती है जो मुख, गुहा, ग्रसिका, पेशणी, आमाशय, आंत्र और गुदा तक होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है जो हृदय तथा कपाट का बना होता है। तंत्रिका तंत्र अधर तंत्रिका रज्जु का प्रतिनिधित्व करता है। केंचुआ द्विलिंगी प्राणी है। इसमें 2 जोड़े वृषण क्रमशः 10वें व 11वें खंड में पाए जाते हैं। एक जोड़ा अंडाशय 12वें और 13वें अंतरखंड के बीच स्थित होते हैं। यह एक पूर्वी प्राणी है जिसमें निषेचन पाया जाता है। निषेचन और परिवर्धन पर्याणिका की ग्रंथियों द्वारा स्रावित कोकून के अंदर होता है। कॉकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का शरीर काइटिनी निर्मित बाह्य कंकाल से ढका रहता है। यह सिर, वक्ष और उदर में विभाजित रहता है। खंडों पर संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। वक्ष के 3 खंड होते हैं जिसमें 2 जोड़ी चलन पाद पाए जाते हैं। 2 जोड़े पंख पाद पाए जाते हैं जो क्रमशः दूसरे व तीसरे खंड में होते हैं। उदर में 10 खंड होते हैं। आहार नाल सुपरिवर्धित होता है जिसमें मुखांगों से घिरा मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, अन्नपुट, पेशणी, मध्यांत्र, पश्चांत्र और गुदा शामिल है। अग्रांत एवं मध्यांत्र के संधि स्थल पर यकृति, अधनाल उपस्थित होते हैं। मध्यांत्र एवं पश्चांत्र के मध्य मेलफेगी नलिकाएं उपस्थित होती है और उत्सर्जन में सहायता करती हैं। अन्नपुट के निकट एक जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। श्वसन श्वास नलिकाओं के ज्वाल द्वारा होता है। श्वास नलिकाएं द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। तंत्रिका तंत्र अधर तंत्रिका रज्जु और खंडीय गुच्छिकाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। निषेचन आंतरिक होता है। मादा 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न करती है जिसमें परिवर्धित भ्रूण पाया जाता है। एक अंड कवच के फटने से 16 नवजात शिशु बाहर आते हैं जिन्हें अर्भक या निम्फ कहते हैं। भारतीय बुलफ्रॉग राना टिग्रिना भारत में पाया जाने वाला सामान्य मेंढक है। इसका शरीर त्वचा से ढका रहता है। त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो अत्यधिक संवहनीय होती हैं तथा श्वसन, जल तथा थल में सहायता करती हैं। शरीर सिर और धड़ में विभक्त रहता है। एक पेशीय जीवा उपस्थित रहती है जो किनारे से कटी हुई और द्विपालित या बाइलोब्ड होती हैं। यह शिकार को पकड़ने में मदद करती है। आहार नाल ग्रसिका, आमाशय, आंत्र और मलाशय की बनी होती है जो अवस्कर द्वारा बाहर की ओर खुलती है। मुख्य पाचन ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय हैं। यह पानी में त्वचा द्वारा तथा जमीन पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद और एकल प्रकार का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। तंत्रिकाएं तंत्र केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त प्रकार का होता है। जनन तंत्र के मूल अंग वृक्क एवं मूत्र जनन नलिकाएं हैं जो अवस्कर में खुलती हैं। नर जननांग 1 जोड़ी वृषण तथा मादा जननांग 1 जोड़ी अंडाशय होता है। एक मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। निषेचन और परिवर्धन बाह्य होता है। अंडों से टेडपोल निकलता है जो मेंढक में कायांतरित हो जाता है।